बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जॉन डन। जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोइट हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो आज की वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे, जॉन डन एज अ मेटाफिज़िकल पोइट, और जॉन डन की बायोग्राफी भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जॉन डन जनवरी 1572 को पैदा हुए थे और 31 मार्च 1631 को उनकी डेथ हुई थी। वॉज एन इंग्लिश पोइट थे, स्कॉलर थे, सोल्जर थे और सेक्रेटरी थे। He is considered the most prominent member of metaphysical poets, with his works noted for their metaphorical and sensual style. और जॉन डन जो थे इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट मेंबर थे मेटाफिज़िकल पोइट्स के, और उनके जो वर्क्स हैं वो मेटाफोरिकल और सेंसुअल स्टाइल की वजह से फेमस हैं। हिज वर्क्स इंक्लूड्स उन सोनेट्स, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, लैटिन ट्रांसलेशंस, एपिग्राम्स, एलोजीज, सॉन्ग्स एंड सैटायर। उनके जो वर्क्स हैं वो सोनेट्स, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, लैटिन ट्रांसलेशंस, एपिग्राम्स, एलोजीज और सॉन्ग्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं उनकी बायोग्राफी। जॉन डन वॉज बोर्न इन लंडन बिटवीन जनवरी 24 एंड जून 1572 एंड वॉज द थर्ड ऑफ 6 चिल्ड्रन। और वो अपने जो उनके 6 सिबलिंग्स थे उनमें से तीसरे नंबर पे थे। हिज फादर जॉन डन वॉज अ वेल्श आयरन मॉन्गर। वो एक वेल्श मर्चेंट थे उनके जो फादर थे। और उनकी मदर, हिज मदर एलिजाबेथ डन वॉज द ग्रेट नीस ऑफ द मार्टायर्ड सर थॉमस मोर। सर थॉमस मोर की ग्रेट नीस थी वो, जो उनकी मदर थी। द फैमिली वॉज अ Roman recusant Roman Catholic family, and at the time practice of that religion was illegal in England. जो उनकी फैमिली थी वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली थी, और उस टाइम पे इंग्लैंड में इस रिलीजन को प्रैक्टिस करना, इस रिलीजन को इलीगल माना जाता था। डन became a clerk in the Church of England as well as Dean of St. Paul's Cathedral in London and is known for his sermons. जो जॉन डन थे वो क्लर्क बन गए थे चर्च ऑफ इंग्लैंड में, और डीन ऑफ सेंट पॉल्स के कैथेड्रल में भी वो अपने sermons की वजह से फेमस थे। His poetry work often covers the theme of religion, something about which he often theorized, as well as showing a great knowledge of English society, which he often criticized. Dunn married Anne More and had 12 children. Dunn and his family lived in poverty for many years, and he was not really celebrated as a writer until the 20th century. Dunn died in 1631 at the age of 59. तो जो जॉन डन की जो पोइट्री है वो रिलीजियस के ऊपर भी बेस्ड है। रिलीजन की थीम भी उनकी पोइट्री में हमें देखने को मिलती है। और उनकी जो ग्रेट नॉलेज है इंग्लिश सोसाइटी का, वो इसकी वजह से ये भी बहुत फेमस है, और जिसकी वजह से इनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है। और जॉन डन ने एन मोर से शादी कर ली थी, और उनके 12 चिल्ड्रन थे, और इनकी लाइफ जो थी वो पॉवर्टी में गुजरी थी बहुत सालों तक, और उनको कभी भी एज अ पोएट सेलिब्रेट नहीं किया गया था। मीन्स कि उनको इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी उनकी लाइफ में, और 20th सेंचुरी तक उनको एज अ पोएट कंसीडर किया गया था। और उनकी डेथ हुई थी 1631 में एट द एज ऑफ 59। अब हम देखते हैं जॉन डन का राइटिंग स्टाइल। द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स ऑफ डन्स पोएम आर लव एंड सेक्स, स्पेशली इन हिज अर्ली लाइफ, डेथ एंड रिलीजन, स्पेशली आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ। तो उनकी जो जॉन डन की जो पोएम्स हैं उनमें लव एंड सेक्स जो है वो मेन थीम है, मेजर सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है उनकी अर्ली लाइफ में। मतलब उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में लव एंड सेक्स के ऊपर ज़्यादा पोएम्स लिखी थी। उसके बाद जब उनकी वाइफ की डेथ हुई तो उन्होंने डेथ एंड रिलीजन के ऊपर पोएम्स बनाना, पोएट्री लिखना स्टार्ट की, which was a matter of great importance to him. His poetry represented a shift from classical forms to more personal poetry. वो पहले क्लासिकल फॉर्म्स में पोइट्री लिखते थे, उसके बाद उन्होंने पर्सनल पोइट्री लिखना स्टार्ट की थी। विद मैनी बिलीविंग हिज लिटरेरी वर्क्स रिफ्लेक्ट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ हिज लाइफ। और बहुत से लोग ये भी बिलीव करते हैं कि उनकी जो वर्क्स थे वो उनकी जो लाइफ चेंज हो रही थी, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी थी, पॉवर्टी में भी उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की थी। तो इन ट्रेंड्स को शो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी जो पोइट्री थी। अब हम देखते हैं कि उनकी पोइट्री में, उनकी पोएम्स में थीम्स क्या होते थे। ही रोट शोइंग अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था इंग्लिश सोसाइटी का, तो उन्होंने अपनी पोएम से इंग्लिश सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया था। येट वॉज नॉट अफ्रेड और टू क्रिटिसाइज इट्स प्रॉब्लम। और उन्होंने अपनी पोएम्स में इंग्लिश सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी क्रिटिसाइज़ किया था। हिज पोइट्री ऑफन डील्ड विद कॉमन एलिजाबेथन टॉपिक्स सच एज। उन्होंने अपनी पोइट्री में बहुत से एलिजाबेथन टॉपिक्स को भी डिस्कस किया है, जैसे करप्शन, लीगल सिस्टम में करप्शन, मीडियोकर पोइट्स जो थे, पॉम्पस कोटायर्स जो थे, उनको सैटिरिकल वे में उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने वॉमिट एंड सिकनेस की इमेजेस को भी अपने पोइट्री में यूज़ किया।
अब हम देखते हैं कि जॉन डन की टोन क्या होती थी। हिज लेटर वर्क्स, टोन जो है उनकी एक तरह का उनका मूड होता है कि वो किस मूड में पोएट्री लिखा है, कि वो सैड टोन में लिख रहे हैं या हैप्पी टोन में लिख रहे हैं या फिर दूसरी टाइप की जो टोन होते हैं उनमें लिख रहे हैं। हिज लेटर वर्क्स वर मोर सॉम्बर इन टोन। सॉम्बर मीन्स सैड होते थे उनके जो ज़्यादातर लेटर जो वर्क्स हैं, उन्होंने जो अपनी लाइफ उनकी अपनी जो वाइफ थी उनकी डेथ के बाद जब उन्होंने पोएम्स लिखी थी तो वो सॉम्बर थी टोन में। विच में हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इलनेस, फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड द डेथ्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। इलनेस के ऊपर कंसिस्ट करती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के ऊपर, और उनके फ्रेंड्स की भी डेथ हो गई थी तो उनके ऊपर भी इन्होंने पोएट्री लिखी थी। चेंज कैन बी क्लियरली सीन इन एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ये भी उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है। पोएम दैट ही रोट इन मेमोरी ऑफ एलिजाबेथ ड्रूरी, डॉटर ऑफ हिज पैट्रन सर रॉबर्ट ड्रूरी ऑफ हॉस्टेड। इनकी जो बेटी थी उनकी याद में उन्होंने ये पोएम लिखी थी। हिज मेटाफिजिकल स्टाइल, मेटाफिजिकल स्टाइल में ये पोएम्स लिखते थे। अब देखते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है। मेटाफिजिकल पोएट्री इज अ ग्रुप ऑफ पोएम्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटाफिजिकल जो पोएट्री है वो एक ग्रुप ऑफ पोएम्स है जो जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे आर ऑल हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड, यूज रादर स्ट्रेंज इमेजरी, और ये हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोएट्री होती है। इसमें स्ट्रेंज इमेजरी यूज़ होती है, फ्रीक्वेंट पैराडॉक्सेस यूज़ होते हैं और एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड थॉट होती है। ये मेटाफिजिकल पोएट्री होती है और इसी स्टाइल में ही उन्होंने अपनी पोएट्री लिखी थी। उनकी पोएट्री में हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड फीचर्स थे, स्ट्रेंज इमेजरी यूज़ की उन्होंने, पैराडॉक्सेस थे, मेटाफर, सिम्बलीज और इस टाइप की जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं डिफ़िकल्ट टाइप की, वो उन्होंने अपनी पोएट्री में यूज़ की। अब हम उनके मेजर वर्क्स देखते हैं। हिज बेस्ट पोएम्स आर एज फॉलोज: गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, द गुड मॉरो, अ वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, फॉर हुम द बेल टोल्स, डेथ बी नॉट प्राउड, द सन राइजिंग। ये उनकी इंपॉर्टेंट और मेजर वर्क्स हैं, पोएम्स हैं जॉन डन की। डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। डन वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेटाफिजिकल पोएट। हिज पर्सनल रिलेशनशिप विद स्पिरिचुअलिटी इज एट द सेंटर ऑफ मोस्ट ऑफ हिज वर्क एंड द logical analysis and sexual realism of his work marked a dramatic departure from traditional gentile verse। वे एक मेटाफिजिकल पोएट थे और उनकी स्पिरिचुअलिटी के साथ उनके पर्सनल रिलेशनशिप थे और साइकोलॉजिकल एनालिसिस और सेक्सुअल रियलिज्म भी उनके वर्क को मार्क करते हैं। द मेटाफिजिकल पोएट्स क्या होते हैं? द मेटाफिजिकल पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ 17th century poets whose writing was characterized by the use of metaphysical conceits, extended metaphors and philosophical musings। तो जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनकी जो पोएट्री होती थी 17th century पोएट्स का ग्रुप है और जिनकी पोएट्री में मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था और मेटाफर्स, एक्सटेंडेड मेटाफर्स वो यूज़ करते थे, मीन बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश करना, और फिलोसफिकल म्यूजिंग होते थे उनमें। अब हम देखते हैं कि उनका जो पोएट्री थी उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जॉन डन की। डन यूज़ ऑफ विट एंड पैराडॉक्स, तो डन जो थे वो विट और पैराडॉक्स को यूज़ करते थे। Donne used wit and paradox to explore the complexities of love and death। अब पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स जो होता है कि कंबाइन टुगेदर कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स दैट रिवील आर डीपर ट्रूथ। पैराडॉक्स जो होता है वो ऐसे एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है जो कंट्रास्ट कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं, ताकि एक डीपर ट्रूथ को रिवील किया जाए। तो अब वो अपने यूज़ में बहुत ज़्यादा विट और पैराडॉक्स को यूज़ करते थे जॉन डन। एक एग्जाम्पल है उनकी इस यूज़ ऑफ पैराडॉक्स एंड विट की, डेथ बी नॉट प्राउड। उनकी एक पोएम है जिसमें उन्होंने लिखा है: वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ तो शैल डाई। तो इसमें वो कहते हैं कि एक शॉर्ट स्लीप के बाद, मरने के बाद हम फिर दोबारा एटर्नली ज़िंदा हो जाते हैं और जो डेथ है वो उसको ज़्यादा प्राउड फील नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी फिर ख़त्म हो जाएगी। यूज़ ऑफ मेटाफिजिकल कॉन्सीट। डन वॉज नोन फॉर हिज यूज़ ऑफ मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स which are extended comparison between two seemingly desperate things। तो जॉन डन की जो पोइट्री है उसमें उन्होंने मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, जिसमें कंपैरिजन होता है दो डेस्परेट थिंग्स के दरमियान। एन एग्जाम्पल कैन बी फाउंड इन हिज पोएम द फ्ली, इन विच ही कंपेयर्स अ फ्ली टू अ मैरिज बेड। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिवील विट, इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। तो एक पोएम है उनकी द फ्ली जिसमें उन्होंने द फ्ली को कंपेयर किया है एक मैरिज बेड के साथ, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये उनका एक अनलाइक थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स कंपैरिजन करने का कॉन्सेप्ट जो है वो रिवील करता है, जो कि उनके मेटाफिजिकल कॉन्सीट के यूज़ करने का एक प्रूफ है। एक्सप्लोरेशन ऑफ लव एंड डेथ। डन एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ लव एंड डेथ इन मैनी ऑफ हिज पोएम्स। डन ने अपनी जो पोएम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा लव एंड डेथ को एक्सप्लोर किया है।
लव एंड डेथ की बहुत ज़्यादा थीम्स देखने को मिलते हैं हमें जॉन डन की पोइट्री में। इसके एग्जाम्पल है इन द पोएम आ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग ही यूज अ मेटाफिजिकल कंसीट टू एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ टू लवर्स बीइंग सेपरेटेड दैट स्टिल कनेक्टेड। तो उनकी एक पोएम है आ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जिसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया है जिसमें टू लवर सेपरेट हो रहे थे लेकिन वो स्टिल कनेक्टेड होते हैं। Use of religious imagery. Donne often used imagery in his poems. In Death Be Not Proud, he uses the image of death as a personified force to explore the idea of the soul's immortality. तो उन्होंने रिलीजियस इमेजरी को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपनी पोएम्स के अंदर, क्योंकि डेथ बी नॉट प्राउड में वो ये कहते हैं कि हम एक शॉर्ट स्लीप के बाद इंसान दोबारा जिंदा हो जाता है और जो डेथ है उसने ख़त्म ही होना है। तो इसमें वो सोल्स की इमोर्टैलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारे मरने के बाद फिर हमारी सोल जो है वो जाग जाएगी एटर्नली। तो इसमें उन्होंने रिलीजियस इमेजरी को यूज़ किया है। जॉन डन की जो पोएम्स हैं वो 3 फेजेस के ऊपर कंसिस्ट करती हैं। पहले में वो लव एंड सेक्सुअलिटी के ऊपर लिखते हैं, दूसरे में वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखते हैं और थर्ड में वो रिलीजियस वर्क्स जो हैं उनके ऊपर उनका वो जो एरा है वो कंसिस्ट करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।